अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बोन डिजीज़ में रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेकिया के बारे में पढ़ेंगे। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेकिया रिजल्ट्स फ्रॉम इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन ऑफ बोन मैट्रिक्स। जब बोन मैट्रिक्स की मिनरलाइजेशन सही नहीं हो पाती तो इसकी रिजल्ट्स में दो डिजीज़ रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेकिया अपेयर होते हैं। बोन की इनएडिक्वेट मिनरलाइजेशन की वजह से सॉफ्ट बोन की फॉर्मेशन होती है जो कि ईजीली फ्रैक्चरेबल होती हैं। ये जो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेकिया है ये मेनली विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से होती हैं। रिकेट्स चिल्ड्रन में अपेयर होती हैं जबकि ऑस्टियोमेलेकिया एडल्ट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो पहले हम रिकेट्स को डिस्कस करते हैं। रिकेट्स चिल्ड्रन में एपिफिजिस के क्लोजर से पहले इसमें अपेयर होती हैं। एपिफिजिस जो है ये ग्रोथ प्लेट है जो कि लॉन्ग बोन की एंड पे प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक चिल्ड्रन में बोन की ग्रोथ स्टॉप नहीं हो गई होती हैं कि रिकेट्स अपेयर हो जाती हैं, जिसकी वजह से सॉफ्ट बोन की फॉर्मेशन हो जाती हैं और ये मेनली विटामिन डी, कैल्शियम और फास्फेट की डिफिशिएंसी की वजह से होती हैं। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रिकेट्स। क्रेनियोटेब्स, इसमें सॉफ्ट स्कल बोन की फॉर्मेशन हो जाती हैं जो कि इजीली फ्रैक्चरेबल होती हैं। वाइडनिंग ऑफ रेस्ट जॉइंट्स। डिस्टल रेडियस और अल्ना की सॉफ्टनिंग की वजह से रेस्ट जॉइंट की वाइडनिंग हो जाती है। बोइंग ऑफ लेग्स। बोइंग ऑफ लेग्स का मतलब ये है कि लेग्स जो है वो बो शेप में आउटवर्ड की तरफ कर्विंग इख्तियार कर लेते हैं। पिजन चेस्ट डिफॉर्मिटी। इस बच्चे का जो चेस्ट है वो बिल्कुल पिजन लाइक हो जाता है, मींस इसमें स्टर्नम और रिब्स की एबनॉर्मल प्रोट्रूजन हो जाती हैं, वो एबनॉर्मली अपवर्ड की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। लुम्बर लॉर्डोसिस। लुम्बर लॉर्डोसिस का मतलब ये है कि जो लोअर बैक है, लुम्बर स्पाइन की रीजन में जो लोअर बैक है उसकी एनवर्ड की तरफ कर्विंग हो जाती है। हरिसान सल्कस। हरिसान सल्कस का मतलब ये है कि रेप केज में एक ग्रू और डिप्रेशन सी प्रेजेंट होती हैं। रेचेटिक रोजरी। रेचेटिक रोजरी में क्या होता है कि कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शन में एनलार्जमेंट हो जाती हैं। कास्टोकॉन्ड्रल जंक्शन वो जंक्शन है जहाँ पे रिब्स कार्टिलेज के साथ मीट करते हैं। इसके अलावा इसमें विजिबल और पल्पेबल नोड्यूल्स रेप केज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। रेचेटिक रोजरी मेनली डिफेक्टिव मिनरलाइजेशन और रेब्स में एपिफेजियल कार्टिलेज की ओवरग्रोथ की वजह से हो जाती हैं। ऑस्टियोमेलेकिया। ऑस्टियोमेलेकिया एडल्ट्स में मेनली फीमेल में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे अपेयर होती हैं। इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं? इसमें होता है बोन पेन, मसल पेन, फ्रैक्चर ऑफ वर्टिब्रा, हिप्स एंड रेस्ट और वेडलिंग गेट। वेडलिंग गेट एक एबनॉर्मल वॉकिंग पैटर्न है जिसमें हिप्स और लेग्स में वाइड, अनस्टेडी एंड एग्जैजरेटेड मूवमेंट होती हैं। ये मेनली प्रॉक्सिमल मसल्स की एबनॉर्मलिटी की वजह से होती है। काजेस के लिहाज से रिकेट्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक है विटामिन डी डिफिशिएंट रिकेट, जो कि नाम से वाज़ेह है कि ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी की वजह से होती है। इसका जो मोस्ट कॉमन काज है वो है लेक ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। मेनली वो पर्सन जो बंद कमरों में ज़्यादा रहते हैं उसकी सनलाइट एक्सपोजर कम होती हैं, उसमें ये रिकेट्स अपेयर होता है। इसके साथ साथ अगर डाइट में विटामिन डी की कमी है तो फिर भी ये हो सकता है। माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़, वो डिजीज़ जिसमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती हैं, उसकी वजह से भी ये रिकेट्स अपेयर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल सेलिक डिजीज़ और इंटेस्टाइनल रिसेक्शन में विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती हैं। सेलिक डिजीज़ में क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन में वेलस सरफेस होता है ये इसमें एब्सेंट होता है। हमें पता है कि ये वेलाई जो है ये विटामिन डी और दूसरे सब्सटेंसेस की एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जब वो वेलस सरफेस सेलिक डिजीज़ में एब्सेंट हो जाता है तो विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाती। पैथोजेनेसिस ऑफ विटामिन डी डिफिशिएंट रिकेट। इसमें क्या होता है कि जब वो विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होता है कि इंटेस्टाइन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन इम्पेयर हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट सीरम में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज़ हो जाता है। जब भी सीरम का लेवल डिक्रीज़ होता है तो बॉडी इसकी रिस्पांस में पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कर देती है, और पैराथायराइड हार्मोन का लेवल जब इंक्रीज़ हो जाता है तो ये क्या करता है, ये बोन की रिजर्प्शन को इंक्रीज़ करा के कैल्शियम को बोन से ब्लड की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो तो ब्लड के कैल्शियम को नॉर्मलाइज करना चाहता है। इसके साथ साथ ये पैराथायराइड हार्मोन यूरिनरी फॉस्फेट एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज़ कर देता है, तो इसकी वजह से बोन की डीमिनरलाइजेशन हो जाती है।
दूसरा जो टाइप है वो है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट। इसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती, लेकिन विटामिन डी के लिए रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती हैं। इसके 2 टाइप्स है। टाइप 1 में क्या होता है कि 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज की रिनल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज रिनल में क्या करता है, ये किल्सीडायोल को किल्सीट्रायोल में कन्वर्ट कर देता है। मीन्स जो इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन डी को, उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हाइड्रोक्सिलेज की डिफिशियंसी हो जाती है, इसकी वजह से क्या होता है कि किल्सीट्रायोल की डिफिशियंसी बॉडी में आ जाती है। टाइप 2 में क्या होता है कि रिसेप्टर में पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से किल्सीट्रायोल के लिए आर्गन रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट विटामिन D3 की अपटेक नहीं होती। तीसरा जो टाइप्स हैं वो है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स, जिसके नाम से वाज़ेह है कि इसमें फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके 2 काजेज़ हैं, एक है इनहेरिटेड काज और दूसरा है एक्वायर्ड काज। इनहेरिटेड काज में क्या होता है कि कुछ म्यूटेशंस की वजह से रेनल फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड में फॉस्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसमें मेनली 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन होती हैं। एक है एक्स लिंक्ड, जो कि पैक्स जीन की म्यूटेशन की वजह से होती हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है कि FGF23 जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है। ऑटोसोमल रिसेसिव DMP1 जीन की म्यूटेशन की वजह से होती है। एक्वायर्ड काजेज में जो सबसे इम्पॉर्टेंट काज है वो है ट्यूमर इंड्यूस हाइपोफॉस्फेटेमिया ऑस्टोमेलेकिया या ऑन्कोजेनिक हाइपोफॉस्फेटेमिया। इसकी वजह से मेनली हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो जाती हैं। इसमें क्या होता है कि फास्फाटिनिन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 23 की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से फास्फेट का लेवल यूरिन में इंक्रीज हो जाता है और ब्लड में इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है। मींस इसकी वजह से यूरिन में फास्फेट की एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाती है और एज ए रिजल्ट ब्लड में फास्फेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा दूसरे काजेज में रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी की वजह से भी ये रिकेट्स हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि 1,25 डाई हाइड्रोक्सी कालीकिल्सिफेरोल की डिफिशियंसी हो जाती है। ये ड्रग इंड्यूस भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एंटीकारोंसिड की वजह से भी ये हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो सकती हैं। विटामिन डी रेजिस्टेंस की वजह से भी हो सकती हैं और लिवर डिजीज़ की कंडीशन में भी हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स हो सकती हैं। अब आते हैं डायग्नोसिस ऑफ रिकेट्स। रिकेट्स की जो डायग्नोसिस है वो हर एक टाइप के साथ डिफरेंट है। पहला जो टाइप है वो है विटामिन डी डिफिशिएंट रिकेट। विटामिन डी डिफिशिएंट रिकेट में क्या होता है कि कैल्शियम और फास्फेट का लेवल डिक्रीज होता है। डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल की रिस्पांस में क्या होता है कि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसके साथ साथ अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल भी इसमें इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। किल्सीडायोल की कंसंट्रेशन इसमें डिक्रीज होती है। रेनल फेल्यूर की कंडीशन में इसमें किल्सीट्रायोल की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती है। विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट में क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक है टाइप 1, दूसरा है टाइप 2। टाइप 1 जो है वो बिल्कुल विटामिन डी डिफिशिएंट रिकेट के साथ सिमिलर है डायग्नोसिस में, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये होती है कि इसमें 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी नॉर्मल होती है। मींस किल्सीडायोल इसमें नॉर्मल होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि किल्सीडायोल किल्सीट्रायोल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, तो किल्सीडायोल की जो कंसंट्रेशन है वो तो इसमें नॉर्मल होती है। टाइप 2 जो है उसमें क्या होता है, टाइप 2 ये दोनों टाइप 1 और विटामिन डी डिफिशिएंसी से डिफरेंट है। इसमें क्या होता है कि जो 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी है ये तो नॉर्मल होती हैं, पैराथायराइड हार्मोन इसमें इंक्रीज होती हैं, लेकिन इसमें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो ये है कि इसमें विटामिन D3 की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स में क्या होता है कि इसमें ब्लड में फास्फेट का लेवल डिक्रीज होता है, लेकिन यूरिन में फास्फेट का लेवल हाई होता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इसमें राइज होता है, लेकिन इसमें जो डायग्नोस्टिक पॉइंट है वो ये है कि इसमें विटामिन डी की डिफिशियंसी नहीं होती। अब आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेकिया। अगर कोई पेशेंट है जिसमें आपको पता चल जाता है कि इसमें डाइटरी डिफिशियंसी की वजह से ये रिकेट्स हुआ है, तो इसको आपने विटामिन डी सप्लीमेंट देने होते हैं। अगर ये रिकेट्स माल एब्जॉर्प्शन या लीवर डिजीज़ की वजह से हुआ है, तो पहले तो ये ज़रूरी है कि उस माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ या लीवर डिजीज़ को ट्रीट किया जा सके, तो फिर ये रिकेट्स या ऑस्टियोमेलेकिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगी।
लेकिन जब तक ये डिजीज़ ट्रीट नहीं हो पाते उस वक्त तक आपने इसको विटामिन D2 एरोकिलसिफेरोल 250 to 1000 माइक्रोग्राम देनी है डेली। इसके साथ साथ आप किल्सिट्रियोल भी इसको देंगे। लेकिन ये दोनों जो एजेंट हैं आप इसमें पारेंट्रल देंगे, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम है वो माल एब्जॉर्प्शन का है। तो अगर ओरल रूट के थ्रू आप देंगे तो फिर भी इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएंगी। टाइप 1 विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट में क्या देते हैं हम? इसमें हम 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी विटामिन D3 देते हैं 1 to 2 माइक्रोग्राम डेली, या इसमें हम किल्सिट्रियोल 250 नैनोग्राम टू 1 माइक्रोग्राम डेली देते हैं। टाइप 2 विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट में क्या होता है कि इसमें हम विटामिन डी की हाई डोजेस के साथ साथ कैल्शियम और फास्फेट की सप्लीमेंट देते हैं। हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स में हम फास्फेट सप्लीमेंट 1 to 4 ग्राम डेली देते हैं। इसके साथ साथ हम 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी विटामिन D3 1 to 2 माइक्रोग्राम डेली देते हैं, या इसकी जगह हम किल्सिट्रियोल 250 नैनोग्राम टू 1 माइक्रोग्राम डेली देते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें हम फास्फेट सप्लीमेंट प्लस 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सी विटामिन D3 ये कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, या फास्फेट सप्लीमेंट प्लस किल्सिट्रियोल की कम्बिनेशन यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेकिया। इंशाल्लाह आप सब दोस्तों को समझ में आ गया होगा।